आपका स्वागत है हमारे एक न्यू चैप्टर में। और हाँ, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द डिसेंट ऑफ द डिमोनिक मास्टर चैप्टर 3। तो बिना किसी बकवास के से शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें युंगसो का रूम दिखाया जाता है जहाँ वो लेटा पड़ा होता है। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है जब उसके दादाजी कह रहे थे, आखिरकार किसकी हिम्मत हो गई मेरे पोते से लड़ने की। साथ ही वो बुढ़ा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आखिरकार उस लड़के की हिम्मत कैसे होगी मेरे वारिस को मारने की। ये आगे चल के ही तो मेरी कंपनी को संभालेगा। और साथ ही बस अब तुम देखो कि ऐसे लोगों से कैसे डील करी जाती है। और इन सभी बातों को याद करके युंगसो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है, मैंने काफ़ी समय हो गया अपने दादाजी को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। और वो यस कहते हुए कह रहा होता है, जिन्हों अब तो तुम बिल्कुल ख़त्म ही हो जाओगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर युंगमिन की तरफ जाता है जो बोलता है, नहीं ये सच नहीं है। और उसको सुनते के साथ ही अपना जिन्हों काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है, क्या। और वो आगे बोलता है युंगमिन मतलब कि युंगसो ने मुझे कभी नहीं मारा था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और युंगसो का जो दादा होता है मतलब वो बुढ़ा कह रहा होता है, आपने सुना कि अभी इस लड़के ने क्या बोला है। और वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए कह रहा होता है, तो आप बताइए कि आगे की प्रोसेस को हम कैसे जारी रखें। और उसके साथ ही हम युंगमिन को भी देखते हैं जो कि इसको कहने के बाद पछता रहा होता है। और जो बुढ़ा होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। साथ ही उनको ऐसी शक्लों को देखकर अपना जिन्हों मन में कहता है कि क्या पहले इनने इस स्टोरी को प्लान करके रखा था। जिसके बाद वो बुढ़ा कहता है कि अभी आपने सुना कि युंगमिन ने बोला है कि उसे युंगसो ने बुली नहीं किया है। और जैसा कि अभी आपने सुना है तो आप क्या कहोगे इसके ऊपर मिस्टर कैंग। और जो अपना जिन्हों अपने डैड से कुछ कहने वाला होता है तो उसके डैड उसको तुरंत ही रोक लेते हैं। और वो पहले तो बिल्कुल शांत होते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे बेटे ने सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर दिया है, इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ आपसे। लेकिन वो बूढ़ा अच्छा बनते हुए कह रहा होता है, अरे यहाँ माफ़ी का कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कुछ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। और बोलता है, डीन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो जो मास्टर होता है नीले कपड़े वाला वो बोलता है, अगर कोई बच्चा किसी को मारता है और वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तो उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है। और उस बात को सुन के वो बुढ़ा कह रहा होता है, अरे क्या एक्सपेल। जिसके साथ ही थोड़ा बहुत शौक से हो जाते हैं। और हम अपने जिन्हों को देखते हैं जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका होता है। हमें पता लगता है कि जो जिन्हों के फादर होते हैं वो उनके सामने झुक चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं, यूजुअली मेरा बेटा कभी ऐसी गलती नहीं करता, लेकिन पता नहीं उसने इस बार ऐसा क्या कर दिया। लेकिन प्लीज़ उसे एक्सपेल मत कीजिएगा, मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करना। लेकिन वो बुढ़ा अच्छा बनते हुए कह रहा होता है, मैं जानता हूँ कि आपको कितना बुरा लग रहा है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका है एक्सपेल करना, लेकिन रूल्स तो रूल्स होते हैं। लेकिन अपना जिन्हों इन सभी चीज़ों को देखकर अचानक ही काफ़ी ज़्यादा शौक और थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। लेकिन वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए मन में सोच रहा होता है, जब मैं पिछले जीवन में था तो मैंने ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस करी हैं और ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए और ऐसी चीज़ों से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मुझे इतना अजीब महसूस क्यों हो रहा है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अपने हाथ को उसके सर पर रख दूँ और उसके कंधों को उखाड़ के फेंक दूँ। उसके साथ ही वो बुढ़ा काफ़ी ज़्यादा अजीब स्माइल देते हुए कहता है कि अभी के लिए आप अपने घर चले जाइए और साथ ही मैं अपने फैकल्टी ऑफिसर्स मतलब फैकल्टी की जो टीम है उससे बात करके अगला डिसीजन ले लेता हूँ। जिसके जवाब में अपने जिन्हों के फादर धीरे से थैंक यू कहते हैं। साथ ही अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपनी गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं और उन दोनों में से बिल्कुल भी कोई बात नहीं कर रहा होता। लेकिन तभी अपना जिन्हों बोलता है, डैड। और उसके डैड तुरंत ही बोलते हैं, मुझे पता है कि तुमने कुछ भी ऐसा गलत नहीं करा है और तुम ऐसी सिचुएशन में गलत नहीं बोलोगे। और हाँ, इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर तुमने कभी भी कुछ गलत नहीं करा है तो तुम अपना सर कभी मत झुकाना। और साथ ही अगर मुझे पता होगा तुमने गलत नहीं किया है तो मैं खुशी खुशी अपना सर झुका लूँगा। फिर लास्ट में अपने जिन्हों के फादर कहते हैं कि अगर मेरा बेटा अपने फुल प्राइड और गर्व से जिएगा तो मैं उसके लिए सब कुछ कर दूंगा। और अपना जिन्हों थोड़ा इमोशनल हो जाता है, वो लास्ट में कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा फादर। जिसके बाद अपना जिन्हों बता रहा होता है, फिर मुझे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया था और युंगसो को 6 हफ्तों की छुट्टी मिल गई थी। और साथ ही मेरे एंगर इशू को लेकर वो मुझसे चाहते थे कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊं। और तो और जब मैं घर आया तो मैं सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, जबकि मुझे सोने के लिए भी अपने प्रेशर पॉइंट्स को दबाना पड़ता है। साथ ही मैं अपनी फैमिली की वजह से युंगसो की फैमिली से कुछ नहीं कह रहा हूँ, वरना मैं उन्हें ऐसा रिवेंज लूँ कि वो कभी भूल ना पाए। वो मैं बताता है कि सस्पेंशन के बाद उन्होंने मेरी फैमिली को टारगेट बना लिया और उन्हें हरास करने लगे। और अपना जिन्हों बताता है, इन सभी की शुरुआत मेरे फादर से होती है। साथ ही उसके फादर को फायर कर दिया होता है। उसके फादर फ़ोन पर बोल रहे होते हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं करा, साथ ही मैंने काम को भी काफ़ी अच्छे से निपटाया है।
तो उसके जवाब में फ़ोन वाला बंदा कहता है कि उन्होंने कहा है कि तुमने एक और रेड लाइट को क्रॉस कर दिया है, साथ ही काउंटलेस कंप्लेंट्स तुम्हारे खिलाफ हो चुकी हैं। तो अपने जुनो के फादर बोलते हैं, अरे तुम तो जानते ही हो मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वो फ़ोन वाला बंदा कह रहा होता है, हेड ऑफ मैनेजमेंट ने पहले ही सब डिसाइड कर लिया है और अब तुम्हें बाहर निकाल दिया है, तो इसलिए मैं अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अपने जुनो के फादर लास्ट में कहते हैं, ये सब इलीगल है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जिसके बाद हम अपने जिनो को देखते हैं जो कि अपने फादर को देख रहा होता है। साथ ही हमें बताता है कि जो उसकी मदर है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। और तो और जो उसकी सिस्टर है जो कि मिडिल स्कूल में पढ़ती है, वो बस रोते रोते घर आई थी और उसने बताया कि उसके टीचर ने आज उसे पूरे दिन बुली किया था। और जो मेरा लैंडलॉर्ड था उसने अचानक ही अपने रेंट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया और उसने मना कर दिया उसे कम करने से। साथ ही क्योंकि मैं सस्पेंड हो चुका था, इसके बाद मैंने घर ही देखा और इन सभी चीज़ों को देखकर अब मैं सच में समझ चुका हूँ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। मुझे काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। जिसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर शाम के टाइम पर एक बिजली के खंभे को दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोई बैठा हुआ होता है अपने दारू वारू लेकर और उसके सामने से अपना जिनो निकलता है। फिर हमें पता लगता है वो और कोई नहीं अपने जिनो के फादर होते हैं, जो कि जिनो से कह रहे होते हैं, अरे जिनो तुम कहाँ जा रहे हो। जिनो प्यार से कहता है, फादर मैं थोड़ा वॉक पर जा रहा हूँ। जिसके बाद अपने जिनो के फादर उससे बोलते हैं, मुझे माफ़ कर देना जिनो, मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हें फिर भी इतनी चीज़ें सहन करनी पड़ रही हैं। और तो और मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मैंने शुरू से लेकर एंड तक सभी से माफ़ी मांगी है और मुझे पता है कि तुमने गलत नहीं करा, तुमने बिल्कुल सही करा है। और तो और मैंने सही करने के बाद भी तुम्हारे को प्राइज़ नहीं करा है। और ऐसी बात सुनने के बाद अपना जिनो कहता है कि फादर आप ऐसा मत कहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद अपना जिनो चलते चलते अपने मन में सोच रहा होता है, मैं सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था बाकी लोगों की तरह, लेकिन मैंने क्या गलती कर दी। क्या अगर मैं युंगसो के साथ फाइट नहीं करता तो क्या मेरी एक नॉर्मल लाइफ चल रही होती। क्या मैं सच में बहुत ज़्यादा भोला हूँ, और अगर मैं बैठ कर देखता तो क्या सच में वो नॉर्मल लाइफ होती। जिसके बाद हमें एक पेड़ को दिखाया जाता है। फिर हम अपने जिन्नों को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में एक पंच उस पेड़ को मारता है और बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। और फिर हम देखते हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पत्ते झड़ जाते हैं और अपने जिन्नों काफ़ी ज़्यादा हाँफ रहा होता है उसको पंच को करने के बाद। और वो हाँफते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार एक नॉर्मल लाइफ का मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपनी फैमिली को ऐसे सफ़र करता हुआ देखूं। मुझे पता है कि ये युंगसो ने तो नहीं किया होगा, मुझे पता है कि ये उसी चेयरमैन ने कराया होगा मेरी फैमिली के साथ, और साथ ही वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है जिसके वजह से वो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा पा रहा है। और वैसे भी ये जगह कुछ ज़्यादा अलग नहीं है झाओवान से, क्योंकि यहाँ भी स्ट्रॉन्ग पीपल वीक पीपल पे हमला कर कर उन पे अधिकार जमाते हैं। और वैसे भी यहाँ की जो वायलेंस है उसको अथॉरिटी और मनी ने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि जब तक मेरे पास पावर थी तो मेरे मन में जो आया था मैंने वो ही करा था। और वैसे भी पहले मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ क्यों नहीं किया था। और इन सभी बातों को समझने के बाद जिनो काफ़ी ज़्यादा गहरी सांस लेता है, जिसके साथ वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और वो बिल्कुल चुपचाप शांत खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि वो अपने चेहरे पर हाथ रख कर खड़ा होता है, जिसके अचानक के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस टोन में बोलता है, अरे हाँ ये सही है, मैं सिर्फ इन चीज़ों को खड़े होकर नहीं देख सकता हूँ, मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। साथ ही अब मुझे जिस चीज़ की इच्छा और जिस चीज़ की डिज़ायर होगी मैं उस चीज़ को अपनी पावर से ऑब्टेन कर लूँगा। हम देखते हैं कि अपने जिनों की पास्ट लाइफ का जो बंदा होता है वो उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जिसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें चमकती हुई दुकानें दिखाई जाती हैं। फिर हम युंगसो को देखते हैं जो बोलता है, अब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, और वैसे अपने जिनों को गाली देते हुए कह रहा होता है उस जिनों को क्या हुआ। तो उसका दोस्त बताता है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है और वो अब तक स्कूल नहीं आया। और इस बात को सुनकर वो युंगसो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है ये तो सिर्फ शुरुआत है, मैं उसको इतना ज़्यादा लाचार कर दूंगा कि वो घुटनों पर आकर मेरे से माफ़ी मांगेगा। और फिर उसका दोस्त कहता है, और वैसे भी उस बंदे को पता नहीं था कि वो किसके साथ पंगा ले रहा है और तुम उसे आराम से मार लेते, बस तुमने उसे थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया था और उसे चढ़ा रहे होते हैं। तो अपना जो युंगसो होता है वो बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें सब बात पहले से ही पता है, और खुश होने लगता है। जिसके साथ ही उनकी पार्टी वार्टी चल रही होती है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर एक गली में दिखाया जाता है जहाँ वो दो बंदे खड़े हो रहे होते हैं और साथ ही वो मसाज वाली दुकान के पास जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि वैसे मसाज वाला बंद कर रहा था दुकान को, लेकिन उसने मुझसे बोला कि वो हमारे लिए दुकान को खोल सकता है। लेकिन उसी वक्त उनमें से जो तीसरा बंदा होता है अचानक ही वहाँ से चला जाता है। उसे देखकर वो दूसरा बंदा कहता है, अरे वो हमारा तीसरा बंदा, मतलब नाम उसका अलग है तो मैं उसे बोलूँगा नहीं। वो कहता है कि अगर वो कहाँ गया, अचानक एक सेकंड पहले तो वो यहीं था।
जिसके बाद वो उसे फ़ोन मिलाने लगता है और साथ ही युंगसो कह रहा होता है, अरे जल्दी से उसे बुलाओ यार, बिना मतलब हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और वो बोल रहा होता है, जैसे ही वो यहाँ आएगा तो उसे मैं जान से मार दूंगा। जिसके साथ ही वो थोड़े समय के लिए अपने मोबाइल को ऑन कर लेता है और उस पर किसी को कॉल मिलाने लगता है, लेकिन तभी उसे थोड़ी सी अजीब आवाज़ आती है और वो गली की तरफ देखता है जो कि बिल्कुल सुनसान होती है। उसी को देखने के साथ वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है, अरे मेरा मोबाइल जल्दी से उठा लो। लेकिन मोबाइल में से आवाज़ आती है कि अभी के लिए आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए एक वॉइस मैसेज भेज दीजिए। और इन सभी चीज़ों को होता देख अपना जो युंगसो होता है वो सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके साथ ही वो दीवार में लाते मारने लगता है और उन्हें गाली दे रहा होता है। कहता है कि ये कुछ ज़्यादा बड़े हो चुके हैं जो मेरे मोबाइल को पिक नहीं कर रहे। जिसके साथ ही उसे कोई आवाज़ देता है। उसे सुनने के बाद वो बोलता है, अरे क्या तुम आ गए, और उन्हें गाली देने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उस तरफ देखता है तो वो बिल्कुल सूख जाता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता अब क्या करना है। और वो बोलता है, अरे जिनो, हमें पता लगता है वहाँ अचानक से अपना जिनो आ चुका होता है। और अपने जिन्नों को यहाँ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, ओए तू मेरे से फिर से फाइट मत करियो, वरना तुझे पता है ना इसका नतीजा क्या है, और तूने क्या अब तक अपना लेसन नहीं सीखा है। लेकिन अपने जिन्नों काफ़ी ज़्यादा शांत होकर उससे बोलता है, तू जो मेरी फैमिली और मेरे साथ कर रहा है उन सभी चीज़ों को अब रोक दे। और ऐसी बात सुनने के बाद वो बोलता है, लगता है अब तो समझ गया है कि तुझे क्या करना चाहिए और तू मेरे से भीख मांगने के लिए आ गया है इस चीज़ के लिए। और वो मन में सोचता है, क्या ये शुरुआत से ही ऐसा था? और वो बोलता है, अच्छा अगर तू ऐसे चाहता तो शुरुआत से तू मेरे सामने पहले झुक और कुत्ते की तरह भौंकने लग, और फिर मैं सोचूंगा कि हाँ तेरी बात को मानना है कि नहीं। जिसके जवाब में अपना जिन्हों बहुत धीरे से बोलता है, अच्छा बात अब ऐसी हो चुकी है। और उसके साथ ही युंगसो के फेस पर एक पंच मार देता है और वो बोल रहा होता है, अगर मुझे पता होता तू ऐसा बंदा है तो तेरे जैसे स्टूपिड की मेरे सामने कोई औकात ही नहीं होती। लेकिन पंच मारने के साथ ही वो पीछे हट जाता है और वो बोलता है, अरे मेरे हाथ के साथ क्या गलत है। और हम देखते हैं उसका हाथ लाल हो चुका होता है। साथ ही वो मन में कह रहा होता है, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने एक स्टील वॉल को पंच कर दिया है। जिसके बाद अपना जिन्हो कहता है कि इस चीज़ के लिए तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया, और हाँ अब इसका मतलब ये है ना कि अब बारी मेरी है, लेकिन अगर तुम माफ़ी मांग लेते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन जब युंगसो कुछ कहने वाला होता है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है और बोलता है, अरे मेरी आवाज़। जिसके साथ ही अपना जिन्हो उसके पैर में एक खतरनाक सी लात मार देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और अपना जिन्हो बोलता है, क्या तुझे अब महसूस हो रहा है माफ़ी मांगने के लिए? और साथ ही जुनो कह रहा होता है, मैं इन सभी चीज़ों को भूल जाता अगर मैं पहले वाला होता और ये एरा पहले वाला चल रहा होता कि तूने मेरे साथ क्या किया है। लेकिन तूने और तेरे ग्रैंडफादर ने जो मेरे साथ किया है, उन्होंने मेरे फादर को मजबूर कर दिया था अपना सर झुकाने के लिए, और ये मेरे लिए सच में काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो मैं सिर्फ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, वो भी सिर्फ अपनी फैमिली के साथ, और सच में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो चुका था। लेकिन तेरे वजह से मेरे फादर को अपना सर झुकाना पड़ा था, और इस चीज़ को जब मैंने अपनी आंखों से देखा था तो मेरा खून उबलने लगा था। सच में तुझे इस बारे में नहीं पता है। जिसके साथ ही जो युंगसो होता है वो बेहोशी की मतलब अधमरी हालत में पड़ा होता है और वो मन में कह रहा होता है, प्लीज़ मेरे पे दया कर दे, मुझे छोड़ दे तू। लेकिन अपने जिनो अपने हाथ को बढ़ाते हुए युंगसो के पास लाने लगता है और बोलता है, चलो अब अपना टाइम लेते हैं और इन चीज़ों को आराम से करते हैं, मैं ज़्यादा रात नहीं होने दूंगा, और वैसे भी अब मैं तुझे जान से तो नहीं मारूंगा, और हाँ तुझे जीने भी ढंग से नहीं दूंगा। और ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम है अपने बदले को लेने के लिए और तुझे समझाने के लिए कि तूने जिसके साथ पंगा लिया है वो कोई आम इंसान नहीं है। जिसके साथ ही हम अपने युंगसो की बॉडी को देखते हैं जो बिल्कुल पानी की तरह हो जाती है, और उसकी आंखें ऐसी लग रही होती हैं जैसा कि उसने गांजा फूंक लिया हो। और साथ ही अपना जिनो लास्ट में बोलता है, चल कोई बात नहीं, अब हमारा काम खत्म हो चुका है। जिसके साथ ही अपना जिनो जाते हुए कह रहा होता है कि मैं तुझसे यही उम्मीद करता हूँ कि तू इन सभी चीज़ों को ख़त्म कर देगा, और इसीलिए मैं तेरे पे हमेशा नज़र गड़ाए रखूँगा, और मैं मेक श्योर करूँगा कि तू इन चीज़ों को भूले ना, और इसीलिए आगे से कोई भी ऐसी चीज़ फ़नी मत करना सोचियो। जिसके थोड़े समय बाद युंगसो अपनी आंखें खोलता है और उससे कोई बोल रहा होता है, युंगसो जल्दी उठो। और युंगसो उठने के साथ ही डरते हुए कह रहा होता है, मेरे पास मत आना। और हम देखते हैं कि युंगसो के दोस्त उससे कह रहे होते हैं, अरे युंगसो तुम इस फ्लोर पर यहाँ क्यों लेटे हुए हो, और वैसे भी अचानक से तुमने जब ये बोला तो हम घबरा गए थे। लेकिन तुरंत ही युंगसो बोलता है, अरे वो जिन्हो कहाँ गया। उसके दोस्त बोलते हैं, जिन्हो यहाँ तो पर कोई नहीं है। लेकिन अपना युंगसो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। और वो बोलता है, अरे हाँ टाइम क्या हो रहा है। और वो देखता है सुबह के 3 बज रहे होते हैं, और वो बोलता है, क्या इतना ज़्यादा लेट कब हो गया। और फिर वो बोलता है, क्या तुम डिसअपियर हो चुके हो, वैसे यहाँ क्या हुआ था, और क्या मेरे पैर नहीं टूटे हैं। और वो बोलता है, उससे तेरा क्या मतलब था कि मैं तुझे हमेशा नज़र रखूँगा। और वो बहुत ज़ोर से गुस्से में बोलता है, जिन्हो।
जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर पुलिस स्टेशन पे जाता है और कोई बाहर से चिल्ला रहा होता है, ये कैसे हो सकता है पुलिस ऑफिसर? मैंने अभी तुम्हें बताया है ना कि इसने मेरे पोते का पीछा किया और उसके बाद मेरे पोते के साथ फिर से झगड़ा किया इसने, तो इसीलिए इसे जल्द से जल्द पकड़कर जेल में बंद कर दो। जिसके जवाब में पुलिस ऑफिसर बोलता है, ठीक है सर, लेकिन मेरी बात सुनिए, जो जिनो है वो बिल्कुल सही कह रहा है, उसने कोई झूठ नहीं कहा, वो बिल्कुल भी आपके पोते के साथ नहीं लड़ा है, क्योंकि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है और वो एक कन्वीनियंस स्टोर पे था जिस टाइम आपका पोता बता रहा है कि उसने उस पर हमला किया। और वैसे भी गैंग जिनो को तुम्हारे पोते के पास जाने के लिए एक जेट इंजन चाहिए होगा। लेकिन वो बुड्ढा सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तो वो कहता है, मुझे नहीं पता, मेरे पोते ने बोला था कि इस बंदे ने मेरे पोते को हर्ट किया है, तो बस यही। जिसके जवाब में वो पुलिस ऑफिसर बोलता है, देखिए चेयरमैन, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है और वैसे भी इस बात का कोई पॉइंट नहीं बनता, तो इसीलिए इस केस को यहीं डिसमिस करो और अपने घर चले जाओ। जिसको सुनकर वो चेयरमैन बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलता है, ये तुमने क्या बोला? जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर कहने लगता है, आपके पोते ने बोला था कि उसने एक ट्रॉमा फेस किया था और देखो उसको देखकर लगता नहीं रहा कि उसने कोई ट्रॉमा फेस किया होगा, क्योंकि उसे कोई भी चोट नहीं आई है। और वैसे भी मैंने सुना था कि उसे 6 हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहने के लिए कहा गया था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार था। लेकिन इसे देखो, ये तो सिर्फ 3 दिन में हॉस्पिटल रुकने के बाद लेट नाइट तक पार्टी कर रहा है। और वैसे भी ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो सिर्फ 3 दिन में ठीक हो जाएगा, वो भी इतना ज़्यादा। और वैसे अगर आप ही सच में ऐसा कर रहे हो तो मैं आपके ऊपर झूठा सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के ऊपर आपको जेल के अंदर कर सकता हूँ। जिसको सुनने के बाद वो बूढ़ा कह रहा होता है, अच्छा तूने ये क्या कहा? अभी जल्दी से अपने बॉस को बुला के ला, तुझे नहीं पता तू किससे बात कर रहा है? और इसके कहने के साथ ही अपने जिनो के फादर जोर से बोलते हैं, आखिरकार तुम मेरे बेटे के ऊपर इतना ज़्यादा झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? तुम होते कौन हो? जिसके साथ ही हम अपने जिनो को देखते हैं और वो यूंगसो की तरफ देखकर एक खतरनाक सी स्माइल देता है, जिसको देखने के साथ ही यूंगसो बिल्कुल सूख जाता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, वो बिल्कुल घबरा जाता है। जिसके बाद हमें विंडो को दिखाया जाता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रही होती है। फिर हमें पता लगता है कि यूंगसो और उसके ग्रैंडफादर अपने घर आ चुके होते हैं। यूंगसो घबराते हुए अपने ग्रैंडपा से कह रहा होता है, ग्रैंडपा अगर क्या हुआ यूंगसो, मतलब जिनो मेरे को फिर से ढूंढ कर यहाँ आ गया तो? उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, अरे तुम इतना मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और वैसे भी मैं प्रिंसिपल से बात कर बोल दूंगा कि तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी और दे दे। लेकिन बाय द वे यूंगसो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जिनो तुम्हारे पास आया था उस समय? और अपने ग्रैंडपा से ऐसी बात सुनने के बाद यूंगसो सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या आप भी मेरे ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो? उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बस थोड़ा रेस्ट कर लो और हम बाद में बात करते हैं। लेकिन तभी यूंगसो सच में काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, ग्रैंडपा। हम देखते हैं कि उसके ग्रैंडपा के पीछे अपना जिनो खड़ा होता है और यूंगसो कहता है, ग्रैंडपा अपने पीछे देखो, वहाँ जिनो खड़ा है। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, अरे मैं तुम्हें कितनी बार बता दूँ, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। जिसके साथ ही अपना जिनो उसके ग्रैंडपा के ऊपर एक चॉप मारता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तो यूंगसो बहुत ज़्यादा घबराते हुए बोलता है, अरे ग्रैंडपा। तो अपना जिनो मतलब जिनो बोलता है, अरे इतना घबराओ मत, मैंने सिर्फ उसे सुलाया है, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन यूंगसो, तुम्हें क्या लगा था जो कल हुआ था, क्या वो एक ड्रीम था? नहीं, मुझे सच में ये नहीं पता था कि तुम मेरी वार्निंग को इतनी जल्दी इग्नोर कर दोगे। उसके साथ ही वो अपने हाथों से फ्लेम लाते हुए बोल रहा होता है, समय बहुत ज़्यादा कम है इसलिए मुझे जल्दी करना होगा। यूंगसो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कह रहा होता है, अरे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं चीज़ें जैसी थी उन चीज़ों को वैसा ही कर दूंगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अपना जिनो कह रहा होता है, तुम अब रुक जाओ क्योंकि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था जो कि तुमने वेस्ट कर दिया। जिसके साथ ही अपना जिनो उस हाथ को उसके मुंह पे लग देता है और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, क्या कर रहे हो तुम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अपना जिनो कह रहा होता है, अगर तुम्हें सच में माफ़ी चाहिए तो इसको सहन करो और जो मैं कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए ही है जो तुमने अब तक करा है। जिसके साथ ही उसकी आंखें बंद होने लगती है और अपना जिनो बोलता है, अब मैंने तुम्हारे उस हिस्से को बंद कर दिया है अपनी की से, जो कि तुम्हारे मस्तिष्क मतलब जो तुम्हारा ब्रेन है उसको कंट्रोल करता है और अब तुम्हारे अंदर नेगेटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हावी होने लगेंगी और यही वो पनिशमेंट है जो मैं तुम्हें दूंगा। और हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मरना मत इस चीज़ से। जिसके साथ ही हम देख रहे होते हैं यूंगसो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और वो बोलता है, ये क्या है, ये सच में एक झूठ है। और वो बोलता है, मेरा हाथ, और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। लेकिन अपने जिनो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है और वो जाते जाते उसके घर की तरफ देखता है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीखों की आवाज़ आ रही होती हैं। जिसके साथ ही हमारा अगला सीन शिफ्ट होकर सुबह सुबह दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं जिनो के फादर 2 बाइसाइकिल लाए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, ये देखो बिल्कुल नई नई बाइसाइकिल। और फिर हम उसकी फैमिली को देखते हैं, जिनो की मदर कह रही होती है, डियर ये किस लिए है? और जिनो की बहन कह रही होती है, क्या ये वही ग्रेट चीज़ है जिसके लिए आपने मुझे उठा दिया? और जिनो का तो चेहरा ही अलग होता है।
फिर अपनी जिन्नों की मदर बोलती है ये 2 साइकिल हैं और दूसरी किसके लिए है। तो जिन्नों के फादर बोलते हैं एक मेरे लिए और एक जिन्नों के लिए। और फिर वो बताते हैं जिन्नों का स्कूल सच में काफ़ी ज़्यादा दूर है और वापस से स्कूल जाने लगेगा और मैं उसे ड्राइव कर कर उसके स्कूल नहीं छोड़ सकता, तो इसलिए मैं उसके लिए एक लेकर आया हूँ। लेकिन उसकी मदर कह रही होती है ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कि जिन्नों हॉस्पिटल से बाहर आया है, वो भी एक ट्रक एक्सीडेंट से, और तुरंत की तुरंत तुमने 1 लाख उसे बाइसिकल दे दी। तो फिर जिन्नों के डैड बोलते हैं डियर जब मैंने तुमसे बोला था कि मैं अपने लिए एक साइकिल ले रहा हूँ, मतलब बाइसिकल ले रहा हूँ, तो तुमने मना नहीं करा था, लेकिन अब ऐसा क्यों। तो उसकी मदर बोलती है मतलब जिन्नों की मदर अरे तुम कोई एक्सीडेंट में थोड़े ना थे। और अपना जिन्नों मन में सोच रहा होता है सच में डैड मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। जिसके साथ ही वो बोलता है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया आपका डैड। तो उसके डैड बोलते हैं देखो हमारा लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश है इस बाइसिकल से। तो उसकी मदर कहती है ठीक है लेकिन अगर तेरा एक और बड़ा एक्सीडेंट हुआ यंग मैन, मैं तुझे जान से मार दूंगी। और इन सही बातों के बीच में अपने जिन्नों की बहन उबासियाँ ले रही होती है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें कार दिखाई जाती है जो कि जा रही होती है। उसमें एक लड़की बैठी होती है और वो थोड़ी शौक होती है थोड़ा सा। जिसके बाद वो अपने ड्राइवर से बोलती है प्लीज़ क्या आप थोड़ा सा तेज़ और चला लोगे। लेकिन वो ड्राइवर बोलता है लेकिन आप क्या इतना तेज़ क्यों जाना चाहते हो, हमारी गाड़ी अभी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। लेकिन वो लड़की बोलती है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन हमारे साइड में एक बाइसिकल वाला लड़का चल रहा है। और इस बात को सुनने के बाद वो ड्राइवर सच में काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं अपना जिन्नों काफ़ी ज़्यादा स्पीड से उनको ओवरटेक कर आगे चले जाता है। जिसे देखने के बाद वो लड़की और वो लड़का मतलब ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। ड्राइवर कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, शायद ये कोई रोबोट है या फिर कुछ ऐसा ही। लेकिन अब अपने जिन्नों को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होकर प्यार से अपनी साइकिल को चला रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो कोई भी एफर्ट कर ही नहीं रहा है। जिसके थोड़े समय बाद ही अपना जिन्नों अपने स्कूल पहुंच जाता है और जब वो क्लास में जाता है तो कोई उससे बोलता है अरे जिन्नों। और हम देखते हैं कि जब जिन्नों अपनी बेंच पे बैठ रहा होता है तो पीछे से इंग्यू बोलता है अरे तुम्हारा वेलकम है, काफ़ी समय हो गया तुमसे मिले बिना, और वैसे भी जब तुम यहाँ नहीं थे तो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था। जिन्नों उसके जवाब में थैंक्स बोलता है। साथ ही इंग्यू बोलता है कि जब तुम घर पे थे तो क्या तुमने पीसी वाली गेम के बारे में थोड़ा प्रैक्टिस किया था। जिन्नों बोलता है हाँ, अब तो मैं सिर्फ तुम्हें माउस से ही हरा दूंगा। फिर वो सभी के सभी आराम से बातें कर रहे होते हैं। साथ ही बैकग्राउंड में हमें अपने जिन्नों बता रहा होता है मेरे एक लॉन्ग ब्रेक के बाद जब मैं वापस घर आया मतलब स्कूल आया तो उसके बाद इंग्यू और कुछ स्टूडेंट मेरे साथ नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड एक्ट कर रहे थे और साथ ही उन्हें गिल्टी फील हो रहा था मेरे साथ स्टैंड अप ना होने के कारण। और हम देखते हैं अपना इंग्यू बोल रहा होता है वैसे तुम्हारे बहन होने के बाद तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी है ना। और वहाँ एक बंदा होता है वो बोलता है अरे हाय जिन्हों। जिसके जवाब में अपना जिन्हों भी हे बोलता है। साथ ही वो मन में कह रहा होता है कि कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं, लेकिन जब वो हमारा विश्वासघात करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने इनमें से किसी से भी इतना ज़्यादा लगाव कभी लगाया ही नहीं। और हाँ, उसके बाद युंगसो कभी आया ही नहीं। और साथ ही जब उसके चेले मुझे रास्ते में मिलते थे तो भागकर छुप जाते थे। और मुझे लगता है कि युंगसो के ना आने से अपनी क्लास में काफ़ी ज़्यादा शांति हो चुकी है। लेकिन यहाँ हर कोई शांत नहीं है। हम देखते हैं कि अपना जिन्हों इस बात को युंगमिन के बारे में कह रहा होता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जिन्हों कहीं जा रहा होता है और जब वो जा रहा होता है तो पीछे से कोई बोलता है अरे जिन्हों, मैंने सुना था कि आप सस्पेंड हो गए थे। और जिन्हों मन में कह रहा होता है ये फिर से आ गई। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ कोई लड़की होती है, वो बोलती है मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हूँ, मैंने सुना था कि तुमने युंगसो को पीट पीट कर उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया। लेकिन अपना जिन्हों हमें बताता है कि ये उसकी क्लास में नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा मिलनसार है, इसलिए वो कभी कभी इससे भी बात करने के लिए आ जाती है। और हाँ, जब भी मैं इससे बात करता था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस होता था। और हमें नीचे दिखाया जाता है कि राइटर बताता है कि पिछली लाइफ में जिन्हों इसके ऊपर मरता था। लेकिन अपना जिन्हों फिर उससे कहता है कि मेरे हिसाब से सच में अपनी चोटों को बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, मैंने उसे नहीं मारा इतना। लेकिन वो लड़की बोलती है मुझे लगा था कि तुम एक नाइस पर्सन हो, लेकिन तुम्हारा तो टेम्पर हाई रहता है वैसे, और इसलिए मुझे इस प्रकार के लड़के अच्छे नहीं लगते, इसलिए तुम्हें मैं माइनस पॉइंट देती हूँ। लेकिन अपना जिन्हों मन में कहता है कितना ज़्यादा अनोइंग है यार। लेकिन तभी वो लड़की अपने जिन्हों को थोड़ा घूर के देखने लगती है और बोलती है अरे तुम थोड़ा लंबे नहीं हो गए हो, साथ ही तुम्हारे कंधे भी काफ़ी ज़्यादा चौड़े हो गए हैं। और अपने जिन्हों को पसीना आ रहा होता है और वो बोलती है सच में तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो चुके हो। जिन्हों अपना मन में कह रहा होता है क्या इसी को वुमेन्स की इंस्टिंक्ट कहते हैं।
फिर वो अपने मन में हमें बताता है कि मैंने सोचा था कि मैं अपने ची कोर को फिर से रिस्टोर कर लूँगा, जिसकी वजह से मुझे पहले अपनी बॉडी को ठीक करना होगा। और मैंने सोचा कि अगर मैं अचानक ही अपनी बॉडी को फिर से ठीक कर लूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा नोटिस हो जाऊँगा। इसीलिए मैंने उस चीज़ को थोड़ा डिले करके धीरे धीरे करने का सोचा, और उसको चक्कर में आज मेरा तीसरा दिन है, लेकिन अभी से इस लड़की ने इसको पहले ही फाइंड आउट कर लिया और नोटिस कर लिया। सच में इसके जो सेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं। फिर अपने जिनों से बोलता है तुम सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की बोलती है क्या ऐसा ही है? जिसके बाद वो गुड बाय करके जाने लगती है और कहती है मेरी क्लास शुरू होने वाली है, और साथ ही अपना प्रॉमिस मत भूलना मेरे साथ घूमने जाने के लिए। उसके बाद वो बाय कहकर चले जाती है। साथ ही अपना जिनो मन में सोच रहा होता है क्या मैंने कभी ऐसा प्रॉमिस भी करा था क्या? जिसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि उनके स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है, और हम जिनो को देखते हैं जो कि अपनी साइकिल को राइड करते हुए मन में सोच रहा होता है ये फीलिंग सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं घर पहुंचने के बाद इसे फिर से चलाऊंगा। लेकिन उसी वक्त जब अपना जिनो जा रहा होता है तो सामने युंगमिन जा रहा होता है। उसे देखने के बाद अपना जिनो कुछ सोचने लगता है, और हम युंगमिन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर लग रहा होता है, मतलब थोड़ा टेंशन में लग रहा होता है। और जब वो जा रहा होता है तो उसी वक्त अपना जिनो अपनी बाइसिकल को मतलब ड्रिफ्ट मारते हुए उसके सामने ले आता है। लेकिन उसकी वजह से अपना युंगमिन सच में काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसे लगता है अब कुछ बुरा होगा, लेकिन अपना जिनो बहुत ज़्यादा प्यार से बोलता है कि तुम अपने घर जा रहे थे ना, क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। और ऐसी बात सुनने के बाद तो युंगमिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और वो मन में सोचता है अरे जिनो आ गया। और उसके साथ ही वो बोलता है आखिरकार तुम ये जानना क्यों चाहते हो कि मैं कहाँ रहता हूँ? लेकिन अपना जिनो बोलता है अरे वो नहीं है कि जो तुम सोच रहे हो, मैं बस तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ना चाहता हूँ। जिसके साथ ही युंगमिन पॉइंट आउट करते हुए कह रहा होता है उस हिल के पास मेरा घर है। उसे देखने के बाद अपना जिनो बोलता है क्या सच में? झूठ मत बोलो यार, इतना दूर तुम सिर्फ पैदल चलते हुए आते हो। जिसके साथ ही जुनो बोलता है अरे साइकिल के पीछे बैठ जाओ। लेकिन युंगमिन घबराते हुए कह रहा होता है अरे नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अपना जुनो बोल रहा होता है अरे फिर भी बैठ जाओ यार। और अपने जिनो के इतना कहने के बाद अपना युंगमिन धीरे से बोलता है ठीक है। और जिसके साथ ही वो दोनों अपने युंगमिन के घर की तरफ जाने लगते हैं। और उसी के बीच अपना युंगमिन बोलता है जिनो मैं तुमसे अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ, मैंने उस दिन काफ़ी ज़्यादा गलत किया था। लेकिन अपना जिनो बोल रहा होता है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया था, तुमने उस दिन झूठ क्यों बोला था। और उसको सुनने के साथ ही अपना युंगमिन पहले तो बिल्कुल शांत हो जाता है। जिसके साथ ही वो बोलता है कि मैं एक ऑर्फनेज में रहता हूँ, साथ ही वहाँ की हालत अभी अच्छी नहीं चल रही क्योंकि हमें फ़ंड मिलना बंद हो चुका है, जिसकी वजह से अब मैं न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम करता हूँ। तो अपना जिनो बोलता है क्या तुम मुझसे ये बोल रहे हो कि तुम ऐसे टूटे पैर के साथ ये न्यूज़पेपर डिलीवरी करते हो? तो अपना जो युंगमिन है वो बोलता है हाँ, और साथ ही मैं जिस हिल पर रहता हूँ तो वहाँ काफ़ी सारे लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग न्यूज़पेपर नहीं लेना चाहते। और वैसे भी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का रेंट इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अचानक ही हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें जाने का नोटिस दे दिया है। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर हम में से सभी अलग हो गए तो सभी अलग अलग चले जाएंगे और कभी किसी को नहीं देख पाएंगे। और सबसे बुरी बात यह है कि मेरे साथ जितने भी बच्चे रहते हैं वो सभी के सभी हैंडीकैप हैं। और तो और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर हम अलग अलग हो गए तो हम जहाँ भी जाएंगे हमें सभी के सभी बुली किया करेंगे। और उसके साथ ही अपना युंगमिन आगे कहता है उस दिन जब ये सभी बातें हुई थी तो उस दिन प्रिंसिपल और चेयरमैन मेरे पास आए थे और वो मुझे एक प्रपोजल दे रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर मैं उनके बिहाफ में बोलूं और तुमसे उस दिन झूठ बोल दूं तो वो मेरे को फंडिंग देंगे ताकि हमारा ऑर्फनेज चल सके। और एक ऐसे ऑफ़र को जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे मैं रिफ्यूज़ नहीं कर पाया। और अपना जिनो मन में सोच रहा होता है अच्छा तो इन दोनों ने पहले डील कर ली थी, लेकिन कोई बात नहीं। और फिर वो अपने युंगमिन से कहता है चलो ये सब ठीक ही है, कम से कम अब तुम यहाँ रह तो पाओगे। लेकिन युंगमिन बिल्कुल अजीब तरीके से कह रहा होता है नहीं, उस दिन के बाद से चेयरमैन ने मेरे साथ कभी संपर्क ही नहीं किया। और मुझे इतनी तो उम्मीद थी कि वो एक ऐसा बंदा है जो कि अपने वादों को कभी पूरा नहीं करता। और अगर मुझे सच में पहले पता होता सब चीज़ें ऐसे जाएंगी तो सच में प्लीज़ मुझे जिनो माफ़ कर देना। प्लीज़ मैं सच में तुमसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा किया। और युंगमिन की ऐसी बात सुनकर अपना जिनो मन में कह रहा होता है सच में इस बंदे के कंधों पर कुछ ज़्यादा ही वजन है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ काफ़ी ऊंचे एक हिल होती है। उसे देखने के बाद अपना जिनो बोल रहा होता है अच्छा तो बस हमें इस हिल को पार करना होगा। लेकिन युंगमिन कह रहा होता है अरे जिनो कोई बात नहीं, बस तुम मुझे यहाँ ड्रॉप कर दो, मैं अपने आप चला जाऊँगा। लेकिन अपना जिनो बोल रहा होता है मुझे बिल्कुल टाइट करके मतलब बिल्कुल कस के पकड़ लो।
जिसके साथ ही अपना जिनो काफ़ी गंदी तरह गहरी सांस लेता है और ऐसा लग रहा होता है कि उसका डीमन मोड एक्टिवेट हो चुका है। और उसे देखने के बाद अपना इंगमिन काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और उसे अभी के लिए कुछ समझ नहीं आया होता। लेकिन हम देखते हैं कि उस हिल को अपना जिनो ऐसे पार करता है जैसे कि उसके पीछे कोई रॉकेट लगा हो। और फिर हम अपने युंगमिन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, क्या ये सच में कोई बाइसिकल ही है? और फिर हम देखते हैं वो कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आत्मा बाहर निकल आएगी। और अपने जुनो बिल्कुल शांत खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है, क्या मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया? जिसके बाद जब अपना जिनो ब्रिज से नीचे की तरफ देख रहा होता है तो पीछे से युंगमिन बोलता है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी भरपाई कैसे करूँगा, लेकिन मैं फिर से स्कूल बोर्ड की तरफ से जाऊँगा और मैं तुम्हारे उस कलंक को हटा दूँगा। और वैसे भी तुम मेरी वजह से सस्पेंड हो चुके थे, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा माफ़ कर देना जिनो। और वैसे भी मैं एक बार कोशिश तो कर सकता हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। लेकिन वो तभी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और अपना जिनो बोलता है, अरे तुम बस इसे ऐसे सोचो जैसे ये ब्रिज के नीचे का पानी हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी अपनी फैमिली के लिए यही सब करता। और अपने जिनों की ऐसी बात सुनकर युंगमिन काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, लेकिन अपने जिनों साथ में ये भी कह रहा होता है, अच्छा और वैसे ही मैंने तुम्हारी अपोलोजाइज को तो पहले ही मान लिया है, और वैसे भी अगर तुम्हें कुछ करना हो तो मेरे लिए कोक का कैन खरीद देना। और अपने जिनों की ऐसी बात सुनकर अपना युंगमिन कह रहा होता है, सच में जिनों तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हो। और इसीलिए वो मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हारे लिए 2 कैन खरीद दूंगा। और अपना जिनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरह से मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है, थैंक्स। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर जिनों के घर की तरफ दिखाया जाता है और कोई बोल रहा होता है, मैं घर आ गया। फिर हम देखते हैं अपने जिनों की मदर अपने जिनों से कह रहे होते हैं, अरे आज तुम इतने ज़्यादा लेट कैसे हो गए? तो अपना जिनों बोल रहा होता है, मैं अपने दोस्त के घर घूमने गया था। तो अपने उसकी मदर कह रही होती है धीरे से, ये तो काफ़ी ज़्यादा अलग है। जिसके साथ ही अपने जिनों की मदर कहती है, चलो फिर ठीक है, अब जल्दी से अंदर आओ और डिनर खा लो, डिनर रेडी हो चुका है। और अपना जिनो जूतों की तरफ देखकर कह रहा होता है, अरे मुझे लगता है कि डैड अभी तक नहीं आए हैं। वैसे जब मैं स्कूल जाता हूँ तो डैड मेरे साथ ही जाते हैं, लेकिन अभी तक वो वापस क्यों नहीं आए, क्यों कुछ हुआ है? उसके जवाब में अपनी जिनों की मदर कहती है कि तुम्हारे डैड आज लेट आएंगे क्योंकि इनकी नई जॉब लगी है, और वैसे भी अब तुम कॉलेज जाया करोगे और साथ ही तुम्हारी बहन को अब जो चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए अब मैं अगले हफ्ते एक नई जॉब को फाइंड करके उसको करने लगूंगी। और अपनी मदर की ऐसी बात सुनने के बाद जिनो थोड़ा सा शौक हो जाता है। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम दोनों खुश हो तो तुम्हारे पिताजी और मैं दोनों ही खुश रहेंगे। जिसके बाद हमारा अगला सीन शिफ्ट होकर जिनो को दिखाया जाता है जो कि नहा रहा होता है। साथ ही वो बोल रहा होता है कि अब मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना हो चुका है और अब मुझे इतना तो रियलाइज़ हो ही चुका है कि मुझे अब क्या चीज़ की ज़रूरत है। और बोलता है कि मेरे मन में सबसे पहले ख्याल आया था अपने पेरेंट्स और युंगमिन से बात करने के बाद, मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं पैसे वाला होता तो युंगसो कभी भी मुझे ऐसी प्लेस पे नहीं घेर पाता और मैं इतना ज़्यादा बुरी कंडीशन में नहीं होता। और साथ ही अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने माता पिता को इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करने देता, उन्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपना जिनो अपने कंप्यूटर के सामने बैठा होता है और वो बोलता है कि मेरे को अपनी इस रियलिटी को बदलने के लिए पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि मैं फिजिकल लेबर कर काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स वो इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट होंगे। और हाँ, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर की नॉलेज है और मुझे ये भी पता है कि फ्यूचर में कौन कौन से इवेंट्स होंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी के लिए पैसे ही नहीं है। इसीलिए मुझे अपने करियर को शुरू करने के लिए थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करने होंगे, पर कैसे? उसके साथ ही अपना जिनो कुछ फाइंड आउट करने लगता है। उसके साथ ही उसे कुछ दिखता है जिसे वो काफ़ी ज़्यादा गौर से देखने लगता है। फिर हमें पता लगता है कि वो किसी न्यूज़पेपर में किसी बंदे को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे पास जापान में बिताया गया जो एक्सपीरियंस है और जो पावर है मैं उसका अब इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा एक्सट्रीम होगा और साथ ही मैं इसे सबसे पहले नहीं रख सकता, लेकिन फिर भी मेरे पास एक ज़रिया है पैसे कमाने का। जिसके साथ ही हमारा अगला सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वहाँ कोई बंदा, एक पेशेंट लेटा पड़ा होता है, उसके सामने कोई ब्लैक हुडी में खड़ा होता है और बोलता है, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। और हाँ, इस प्रेसिडेंट का नाम जोंगवो हुआन है और हमें पता लगता है कि वो काली हुडी वाला बंदा और कोई नहीं अपना जिनो होता है। वो उस प्रेसिडेंट से बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट आपके पास आधा दिन है एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन को लेने का, और इस डिसीजन का आंसर आप हमारी अगली मीटिंग में हमें बताना कि आपकी लाइफ की कितनी कीमत है। जिसके बाद जिनो इसके कंपनी के बारे में बताता है, इस चेयरमैन की कंपनी के बारे में जिसका नाम जेके होता है। और साथ ही जो ये बंदा होता है इसके पास एक भी पैसा नहीं होता है अपनी कंपनी को शुरू करने के लिए, लेकिन फिर भी इसने अपनी किराए की कंपनी को कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया।
और इस कंपनी के लीडर मतलब इस कंपनी के ओनर और कोई नहीं है, चेयरमैन हुआंग हैं। और साथ ही कुछ कंपनियां इनके लगभग बराबर की हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पूरे कोरिया में इनसे अच्छा बिजनेसमैन कोई नहीं है। और कुछ लोग तो और भी ज़्यादा अच्छा कहते हैं और कहते हैं कि इनसे अच्छा इंडस्ट्री आज तक कोरिया में हुई नहीं है। और वैसे भी इनकी इतनी फेम और सक्सेसफुल को देखकर काफ़ी सारे लोग इनसे जलते हैं। लेकिन और वो अचानक ही वो बताता है कि जो चेयरमैन हुआंग थे, अचानक से उनके बुढ़ापे ने और उनकी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया, जिसकी वजह से जो जे की कंपनी थी वो धीरे धीरे कोलैप्स करने लगी। और साथ ही चेयरमैन जुआंग के जाने के बाद जो उनके 3 बेटे थे, उन्होंने कंपनी पर हक जमाने के लिए कानूनी कार्रवाई करनी शुरू करा दी। और हाँ, अब उन्हें हॉस्पिटलाइज होते हुए 1 साल हो चुका है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर चेयरमैन हुआंग जिस हॉस्पिटल में होते हैं उसके गेट पर किसी 2 बंदों को दिखाया जाता है। उनमें से पहली नर्स होती है और दूसरा कोई बंदा होता है। और वो आते ही बोलता है, चेयरमैन हुआंग आप कैसे हो, ये मैं हूँ युंग जी। जिसके बाद वो नर्स से बोलता है आखिरकार इनकी हालत कैसी है। तो नर्स पहले तो बिल्कुल शांत होती है और वो थोड़ी देर बाद बोलती है हाँ ये थोड़े बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। उसके बाद युंगजी बोलता है हाँ सुनने में काफ़ी अच्छा है। और वो फिर बोलता है क्या आप हम दोनों को थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ सकते हो, क्योंकि हमें कुछ पर्सनल बातें करनी है। पता नहीं कैसे बातें करेगा फिर भी। और उसके बाद वो नर्स बोलती है ऑफ कोर्स आप बात कर सकते हो। उसके बाद वो बाहर चले जाती है। जिसके बाद वो चेयरमैन के साइड में बैठकर बोलता है ऑलरेडी आपको 1 साल हो चुका है रिटायर हुए, और वैसे भी आपको हर हफ्ते आकर ये रिपोर्ट देना मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा आपको सुनने के लिए और मेरे लिए भी कि आज के बाद मैं इसके बाद कभी नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि अब डिसाइड हो चुका है कि आपका सक्सेसर कौन बनेगा। और हाँ, उन्होंने मुझे पहले ही फायर कर दिया है और मैं अगली बार से कभी भी आपको कोई रिपोर्ट नहीं दे पाऊँगा और शायद मैं यहाँ कभी आ भी ना पाऊँ। तो इसीलिए आपके साथ अंत तक ना रहने के कारण प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और साथ ही कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिए हैं कि आपके 3 लड़के एक साथ नहीं रह सकते, तो उनने कंपनी का बंटवारा करने का मान लिया है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी कि वो रोक दें, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। और अब ऐसा होगा शायद देखिए कंपनी का जितना भी चीज़ है वो सब चीज़ अलग हो जाएंगी और बिल्कुल बदल जाएगी। जिसके बाद वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा निराश हो जाता है और बोलता है चेयरमैन क्या हमने अब तक इस समय के लिए इतनी मेहनत करी थी और ये बिल्कुल एम्प्टी सी ग्लोरी है हमारी, और अगर ये फिर से हो पाया कि आप फिर से खड़े होकर हमें लीड करने लगे तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी। लेकिन अपने चेयरमैन कुछ नहीं कहते और बिल्कुल शांत होते हैं। और उसी वक्त बाहर से कोई आता है और बोलता है युंग जी अब आपका टाइम हो चुका है, अब चलिए बाहर चलिए, आपका टाइम हो चुका है। जिसके साथ ही युंग जी उनके सामने बो डाउन होता है और कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात है चेयरमैन कि मैंने आपके साथ इतना ज़्यादा काम किया, और ये काफ़ी ज़्यादा बेकार भी लग रहा है कि आज के बाद मैं आपसे बिल्कुल अलग हो जाऊँगा। लेकिन जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा हेल्दी रहना, और अगर आपको एक और लाइफ मिलती है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर जीना। उसके बाद हम पाते हैं कि अपने चेयरमैन ने आँख खोल ली होती है और बिल्कुल शांत लेटे होते हैं। उसी के बाद खिड़की में से बहुत ज़ोर से हवा आती है और अपना चेयरमैन कहीं साइड में देखता है, उसके ऊपर परछाई आ रही होती है। फिर हमें पता लगता है वो और कोई नहीं अपना जिनो होता है। और वो आते ही कह रहा होता है कि मुझे यकीन है कि मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम्हारे पास आधा दिन का समय है, ये बताओ कि तुम्हें जीना है या मरना है, और अब तक तो तुम्हें खड़े होकर कुछ बोलना चाहिए था। और वैसे क्या इन सभी चीज़ों से तुम हार मान चुके हो, क्या तुम सच में जीना नहीं चाहते? जिसके जवाब में पहले तो चेयरमैन बिल्कुल शांत होता है, लेकिन वो थोड़े समय बाद बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, मैंने यहाँ पूरे समय सिर्फ प्रेयर करी थी और मैं जीना चाहता था, लेकिन मेरे खुद के बच्चे मुझे मरता हुआ देखना चाहते हैं। और तो और मैं ये भी नहीं जानता कि तुम कोई डेविल हो या फिर एंजल, लेकिन मैंने जो पहले तुमसे बात नहीं करी थी उसका मतलब ये था कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, और हाँ अब मैं जीना चाहता हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और इसको ऐसे बोलने के ढंग को देखकर अपना जिनो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है मन में सच में मैं इसे बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी हिडन मास्टर को ढूंढ लिया है, वो भी जाओवान के। सच में ये बंदा अलग ही है, और वैसे भी मैंने अभी इसे ढूंढ लिया है और मुझे कुछ नहीं करना, बस मेरे को अपनी ची एनर्जी को इसके अंदर डालना है और उसे ठीक कर देना है, इतना सही। और वैसे भी अब मुझे सच में इसे देखकर लगता है कि मेरी ज़िंदगी में आगे काफ़ी ज़्यादा ही काम आएगा, इसलिए मुझे इसे संभाल के रखना पड़ेगा। जिसके साथ ही अपना जिनो बोलता है चलो फिर अब तुमने मन बना ही लिया है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। और वैसे भी अब तुम्हें पता है कि हम इसे कैसे करेंगे, तो मैं बता देता हूँ कि मैं महीने में 1 बार तुम्हारे घर में आऊँगा और तुम्हें देखकर चला जाऊँगा। और हाँ, इसके एक्सचेंज में मैं तुमसे एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मांगूंगा। उसे सोचते हुए अपना चेयरमैन सोच रहा होता है क्या ये डेविल सच में कुछ ज़्यादा प्रीशियस मांग लेगा, क्या ये मेरी सोल मांगेगा या फिर कुछ भी और ज़्यादा प्रीशियस। और वैसे भी ये बस मेरी कंपनी को ना मांग ले इसके बदले में,
जिसके बाद अपना जिनो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर उससे बोलता है $100। उसे सुनकर तो अपना चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसको बोलता है क्या बस $100? क्या मेरी लाइफ की कीमत इतनी सी है? क्या तुमने सिर्फ $100 के लिए बस? और उसको सुनकर अपने जिनो को लग रहा होता है कि इसको काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। तो अपना जिनो बोलता है अगर ये ज़्यादा है तो मैं थोड़ा कम कर सकता हूँ, तुम साल में मुझे एक बार $100 दे देना, $100। जिसके बाद चेयरमैन बोलता है अरे तुमने तो मेरे ऊपर एहसान कर दिया है। और मन में कह रहा होता है मुझे नहीं पता था कि एक डेविल इतना ज़्यादा अड़ियल होगा बिजनेस में, सच में ये तो बहुत ज़्यादा बेकार है बिजनेस में। फिर वो अपने जिनों से कहता है चलो ठीक है, पर किस मेथड से मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दूंगा, बताओ मुझे किस मेथड से तुम पेमेंट लोगे। और इस बात को सुनकर तो अपना जिनो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाता है और बोलता है अरे मैं तो इसके बारे में बिल्कुल कम्प्लीटली भूल ही चुका था कि मैं इसे पैसे कैसे लूँगा। और वैसे भी इतने ज़्यादा पैसों को अगर मैं कैश में लूँगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो सकती है, और बैंक में तो रिकॉर्ड रहता है, अरे यार कैसे करूँ। और दूसरी तरफ अपना चेयरमैन मन में सोच रहा होता है इसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है और सच में कितना ज़्यादा अड़ियल शैतान है। फिर वो अपने जिनों से बोलता है अगर तुम्हारे पास कोई भी पेमेंट मेथड नहीं है तो तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो, तुम बता देना मुझे कहाँ पहुँचाने पैसे, मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। फिर वो अपने जिनों के सामने हाथ बढ़ाते हुए कह रहा होता है तुम मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हो, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम अपनी आइडेंटिटी को छुपा क्यों रहे हो, लेकिन तुम अगर मुझे अपनी आइडेंटिटी बताओगे तो मैं उसे सीक्रेट रखूँगा। और वैसे भी क्या हम अब बिजनेस पार्टनर नहीं हैं? और उसकी ऐसी बात सुन के जिनो पहले तो बिल्कुल शांत होता है, लेकिन उसके बाद वो अपनी हुडी को उतारता है, मतलब कैप को। उसके बाद वो बोलता है मैं एक स्टूडेंट हूँ, वो भी हाई स्कूल का, डोंगमिन स्कूल का, और साथ ही मेरा सेकंड ईयर चल रहा है, क्लास 3, और साथ ही मेरा नाम जिनो कैंग है। और वो बुड्ढा इतनी सारी बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, साथ ही वो मन में अपने जिनो को देखकर कह रहा होता है क्या ये डेविल एक हाई स्कूल स्टूडेंट है सच में? तो अपना जिनो उसको ऐसे देखकर बोलता है क्या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो बंदा बोलता है अरे नहीं नहीं, और वैसे भी मैं तुम्हें विजिट करने आ जाऊंगा। जिसके बाद अपना जिनो अपनी कैप को फिर से पहनकर जाने लगता है और कहता है तो फिर ठीक है अब रेस्ट करना है, और वो वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद वो बुढ़ा मतलब चेयरमैन बिल्कुल शांत बैठा होता है और उस हाथ में उतरता है। उसके बाद वो अपनी खिड़की के पास जाता है और वहाँ खड़ा होकर सोच रहा होता है, मतलब बोलता है कि मुझे लगा था कि मैंने इतनी लंबी लाइफ जी ली है तो मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन मैं गलत था। जिसके बाद वो ऊपर देखकर जिनो का नाम लेता है और कहता है जिनो। उसके बाद हम देखते हैं कि अपना जिनो कूदते हुए वहाँ से जा रहा होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर जेके ग्रुप्स के हेडक्वार्टर की तरफ दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक बंदा लिफ्ट के सामने खड़ा होकर गाने गा रहा होता है और वो कहता है कि लोग कहते हैं कि हर बादल के अंदर एक आशा किरण होती है, और सच में ये मेरे ऊपर सच में काफ़ी अच्छी तरह से फिट होता है, क्योंकि मैं उन सेक्रेटरीज में से एक था जिन्हें कंपनी सबसे अच्छी तरह से फायर करने वाली थी, लेकिन अचानक ही मैं बच गया। और ये सभी, और वो मन में कह रहा होता है कि जेके ग्रुप के चेयरमैन होंग की वजह से, क्योंकि वो अचानक ही जल्दी ठीक हो गए और मैं बच गया। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि जेके ग्रुप के चीफ सेक्रेटरी होता है और इसका नाम होता है ग्योमिन जो। साथ ही वो मुस्कुरा रहा होता है और मन में कहता है ऑफ कोर्स मैं उन सभी सीनियर पार्टनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रमंद हूँ, क्योंकि उन्होंने जेके ग्रुप को बदलने मतलब बांटने के लिए सहमत हो गए थे, जिसकी वजह से जैसे ही अपने चेयरमैन होंग वापस आए तो उन्होंने उन सभी को एक साथ ही निकाल दिया। और वैसे भी मैं हमेशा उसी टीम में रहता हूँ जो कि जीतती है। साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि चेयरमैन को ठीक हुए सिर्फ कुछ ही समय हुआ है, लेकिन उन्हें आते ही अपनी कंपनी को क्योस में से निकाल दिया है, और तो और उसे अच्छी तरह से स्टैब्लिश फिर से कर रहे हैं। और वैसे भी इन्हें सिर्फ कुछ ही समय में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है, जिनके बारे में जानने के लिए काफ़ी समय लगता। और तो और साथ ही मुझे अब ये पता लग चुका है कि इन्हें दिग्गज मतलब जायंट क्यों कहा जाता है। ये बिना कुछ सोचे बिल्कुल सही जवाब करते हैं और काम करते हैं जिससे कि कंपनी आगे बढ़े। लेकिन सबसे मेन बात तो ये है, मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हूँ कि उन्होंने मेरे साथ प्राइवेट कन्वर्सेशन किस बात के लिए करी है, और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी हूँ उस बात के लिए। और इन सभी बातों को सोचता हुआ वो गुनगुनाता हुआ एक वर्कर के पास जाता है जो कि अपने फ़ोन पर चेयरमैन से बोलता है चेयरमैन होंग, ग्यूमिंग जो मतलब चीफ सेक्रेटरी आ चुके हैं आपसे मिलने के लिए। तो अपने चेयरमैन होंग बोलते हैं अच्छा तो उसे ऊपर भेज दो। और अगले सीन में हम चेयरमैन होंग को देखते हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी जो से बोल रहे होते हैं मैं ये एज्यूम करता हूँ कि मैंने तुम्हें जिस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था तुम उसे कर आए हो। जिसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी बोल रहा होता है यस सर, मैं अपना पूरा बेस्ट कर आया हूँ और मैं आपको कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही वो मन में कह रहा होता है कौन बिलीव करेगा कि ये पिछले हफ्ते ही डेथ बेड पर थे। और साथ ही वो चेयरमैन की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है चेयरमैन इस टीनेजर के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है, क्या ये उनका कोई नाजायज़ उत्तराधिकारी है, और इन दोनों के अंदर ऐसा क्या कनेक्शन है।
जिसके साथ ही अपना चीफ सेक्रेटरी अपने जिनों के बारे में बताते हुए कहता है कि इस लड़के के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि रीमेकेबल हो, और वैसे भी कुछ रूमर्स हैं कि इसका एक्सीडेंट एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद इसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। और जब मैंने इसके बारे में और जाना तो मुझे पता लगा कि उससे पहले जब इसका एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छा बच्चा था और तो और ये काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज भी था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शांत रहने लगा और अपने आप में ही रहने लगा। लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से ऐसा बदला है, लेकिन मैंने माना कि वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर मैं उसको चेक करने के लिए उसका पीछे करने लगा, लेकिन जब भी मैं उसका पीछा करता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसा कि मेरे ऊपर ही निगरानी रखी जा रही हो। और बात रही डोंगम्यून फाउंडेशन की, वो स्कूल उन्हीं का ही है जिसमें जिनो पढ़ता है, और वैसे भी जो उसका चेयरमैन है और उसके पोता का शायद अपने जिनों के साथ झगड़ा हुआ है। बात यहाँ से शुरू होती है कि एक बार कुछ स्कूल के बच्चे लड़ने लगते हैं जिसमें जिनो भी होता है, जिसके बाद जो उनका चेयरमैन होता है स्कूल डोंगम्यून फाउंडेशन का, वो अपने पदों का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने जिनों पर गलत दबाव पड़ाने लगता है और साथ ही उसके माता पिता की नौकरी भी हटा देता है, और वो काफ़ी ज़्यादा बुरे बुरे काम करता है अपने जिनों की फैमिली के साथ। और इन सभी बातों को सुनकर अपना चेयरमैन होंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है एक्सीलेंट, ये तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, और वैसे भी ये काफ़ी अच्छा है, मुझे थोड़ा बहुत और पता लग चुका है उसके बारे में। और वैसे भी तुम ये बताओ जो डोमिन फाउंडेशन है उसके बारे में मुझे सब समझाओ। तो अपना चीफ सेक्रेटरी बताने लगता है कि ये बाहर से तो ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छी है, लेकिन जब इसके अंदर हम झाँक कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक पत्ते के ढेर की तरह है जो कि कभी भी गिर सकता है, और ये काफ़ी ज़्यादा करप्ट है। और इन सभी बातों को सुनने के बाद चेयरमैन होंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अच्छा ऐसी बात है, बाय द वे तुम्हारी उम्र कितनी है। तो अपना चीफ सेक्रेटरी बताता है कि वो 32 साल का है, मतलब 32 ईयर्स का है। और उसको सुनकर चेयरमैन होंग बोलते हैं अच्छा तुम अभी जवान ही हो, और वैसे भी क्या तुम कोई नया असाइनमेंट मतलब कोई स्पेशल असाइनमेंट लेने के लिए थोड़ा खुश हो या फिर कोई रुचि रखते हो। हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर किसी के घर की तरह दिखाया जाता है। फिर हम अपने युंगसो के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि खाना लाए होते हैं, और अंदर हम देखते हैं युंगसो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है जो कि अपने नाखूनों को चबा रहा होता है। उसे देखकर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं अरे युंगसो देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, अगर तुम अच्छे से खाओगे तो तुम मतलब पूरी तरह से रिकवर हो जाओगे। लेकिन युंगसो तो कुछ अलग ही तरह से देख रहा होता है, उसको उसके ग्रैंडपा कोई मॉन्स्टर की तरह लग रहे होते हैं और वो डरते हुए कह रहा होता है मेरे पास मत आओ मॉन्स्टर। लेकिन उसके ग्रैंडपा कह रहे होते हैं अरे युंगसो तुम काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो, और वैसे भी ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है, इसीलिए तुम खाना खा लो। लेकिन युंगसो घबराते हुए उस खाने में हाथ जोर से मार देता है जिसकी वजह से वो सारा खाना नीचे गिर जाता है, और डरते हुए कह रहा होता है प्लीज़ जिनो मुझे माफ़ कर दो, ये सभी मेरी गलती थी, मैं हर चीज़ को वापस पहले की तरह ठीक कर दूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और उसके ग्रैंड इन सभी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा टूट चुके होते हैं और वो गुस्से में बोल रहा होता है अच्छा फिर से वही जिनो। जिसके बाद हमारा अगला सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि कोई माउस को चला रहा होता है और उससे कोई कह रहा होता है ए जिनो जल्दी सुनो मेरी बात। तो अपना जिनो बोलता है हाँ क्या हुआ। तो वो अपना जो जिनो का दोस्त होता है वो बोलता है इससे क्या मतलब है तुम्हारा, क्या हुआ, तुम अचानक यूमिंग को यहाँ क्यों ले आए। तो अपना जिनो उसके जवाब में कहता है ये फैक्ट कि हमें अपनी टीम को फुल करना था, और साथ ही ये बंदा ठीक खेलता है तो मैं इसे यहाँ ले आया और कुछ समय बाद सीख जाएगा। लेकिन अपना जिनो का फ्रेंड बोलता है अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, ये वही बंदा है, चलो रहने दो, मैं ये बोल रहा था कि ये वही मतलब इसको खेलना नहीं आता, क्या फिर भी तुम इसे ले आए। लेकिन अपना जिनो थम्स अप करते हुए कह रहा होता है अरे तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी टीम को अकेला ही जिता दूंगा। और उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है कि ये वो बंदा है जो कह रहा है कि जो अब तक सारी गेम्स हार चुका है और साथ में यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आया है। और अपने जिनो का दोस्त बोल रहा होता है अरे यार दूसरी टीम को सिर्फ खिलाया मत करो हार कर। साथ ही अचानक ही उनके साथ जो बंदा होता है बोलता है गाली देते हुए अरे ये क्या है, तुम्हें कैसे मिल गया। जिसके साथ ही वो सभी बंदे जब वहाँ जाके देखते हैं कि अचानक क्या हुआ तो सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुके होते हैं। वो बोलते हैं क्या युंगमिन तुम एक रैंक्ड चैलेंजर बन चुके हो, और वो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं इस चीज़ को देखकर क्योंकि बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं किसी को मिलने के। इसके चांस होते हैं 0.0001%। और इस चीज़ को देखकर अपना जिनो कह रहा होता है कि ये रैंक्ड चैलेंजर क्या होता है। तो उसका दोस्त बता रहा होता है अरे पागलों की तरह मत दिखाओ यार, तुम्हें पता है रैंक्ड चैलेंजर पूरे रैंक कम्युनिटी में सिर्फ 0% मतलब 0.001% बंदों को मिलता है, और उसमें युंगमिन आया है। और वैसे भी तो उसके साथ ही उसका दोस्त बोलता है अरे युंगमिन तुम कौन से रोल से खेलते हो। और युंगमिन बोलता है वैसे तो मैं सभी रोल खेल लेता हूँ लेकिन मैं ACD रोल ज़्यादा अच्छे तरह से खेलता हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है अच्छा अगर तुम इसे खेल लेते हो क्या तुम
मेरे को भी थोड़ा बहुत इसके टिप्स बताओगे? तो उसके बाद अपना जिनो मुंह पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, हाँ अब समझ आया, अब कोई काबिल आया है जो मेरे को टक्कर दे सकता है, मैं उसे आराम से टक्कर देकर हराऊंगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उनके स्कूल की तरफ दिखाया जाता है और हम क्लासरूम में देखते हैं कि यूंगमिन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका होता है। इस वजह से वहाँ सभी बच्चे आकर उससे बोल रहे होते हैं, अरे मैंने सुना है कि तुम एक रैंक्ड चैलेंजर बन चुके हो, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? और मैंने ये भी सुना है कि अब तुम प्रोफेशनलों की तरह खेलोगे। लेकिन यूंगमिन कह रहा होता है, अरे नहीं मैं इतना अच्छा नहीं खेलता। लेकिन हम अपने जिनो को देखते हैं जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता अचानक कि उसने यूंगमिन को बुलाया था और यूंगमिन उससे ऊपर निकल चुका है। जिसके बाद हम अपने जिनो के दोस्त को देखते हैं जो कि अपने जिनो के पास आकर बोलता है, अरे क्या तुम अब भी अपने उसी सपने को सोच रहे हो कि तुम यूंगमिन के राइवल बन सकते हो और उसे हरा सकते हो? और वैसे भी लेकिन अपना जिनो बोलता है, अरे ऐसी मत बोलो, मैं उसे अगली बार हरा दूंगा। लेकिन उसका दोस्त बोलता है, अरे यार ROR एक टीम गेम है। साथ ही वो यूंगमिन की तरफ देखकर बोल रहा होता है, अरे यार अगर पहले पता होता ना कि ये इतना अच्छा खेलता है तो ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होता। और वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ कि इसे लोग बुली क्यों करते थे, क्योंकि ये पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है और तो और शायद ये लड़कियों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगा। इसीलिए मुझे इसके पास थोड़ा क्लोज होना पड़ेगा और मैं इसके थोड़ा क्लोज आना चाहता हूँ। लेकिन उसी वक्त उनके क्लास में अनाउंसमेंट होती है, सेकेंड ईयर क्लास 3 यूंगमिन पार्क आपको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया है। मैं फिर से कहता हूँ, सेकेंड ईयर क्लास 3 यूंगमिन पार्क आपको क्लासरूम मतलब प्रिंसिपल ऑफिस में आना है। और इस बात को सुन के वहाँ जितने बच्चे होते हैं वो काफ़ी बोलते हैं, और ये कितनी ज़्यादा डरावनी बात है, कितनी ज़्यादा बेकार टाइमिंग है, तुम्हें अचानक ही प्रिंसिपल ऑफिस में बुला लिया। दूसरा कहता है, अरे तुम्हें वैसे प्रिंसिपल ऑफिस में क्यों बुलाया होगा? जिसके साथ ही यूंगमिन कहते हुए जाता है, सॉरी गाइस मुझे लगता है कि मुझे बुला लिया गया है। और हम देखते हैं कि उस चीज़ को सुनकर अपना जिनो भी अपने यूंगमिन की तरफ देखता है। और अगले सीन में हम प्रिंसिपल ऑफिस को देखते हैं। फिर हम पाते हैं कि यूंगमिन उसके अंदर जा चुका होता है और वो बोल रहा होता है, क्या सर मैं ये जान सकता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया प्रिंसिपल ऑफिस में? जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये वही बुढ़ा होता है जो कि अपने जिनों के पीछे पड़ा था। साथ ही वो बोल रहा होता है, अरे आपको इतने ज़्यादा सावधान होने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दरअसल मैं उन थोड़ी नेसेसरी चीज़ों को कर रहा था और मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा उन चीज़ों को प्रिपेयर करते हुए। उसके साथ ही वो बैग में से कुछ निकालने लगता है और फिर वो टेबल पर कुछ पैसे और उसे एक लिफाफे के अंदर रख कर देता है, जिसे देखने के बाद यूंगमिन बोलता है, अरे सर ये क्या चीज़ है और ये किस लिए है? तो वो बूढ़ा कह रहा होता है, अरे आप भूल गए, हमारी पहले बात हुई थी उसी के लिए है। तो यूंगमिन बोलता है, अच्छा ये तो मैं समझ गया, लेकिन ये पैसे किस चीज़ के लिए हैं? तो वो बंदा बोलता है, अरे ऑर्फेनेज के अंदर काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो क्या उनके लिए नए कपड़े नहीं चाहिए होंगे? मेरे पास मेरा एक पोता है और मुझे पता है कि बच्चों को कितने ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं किस चीज़ के लिए, इसलिए मैं समझ सकता हूँ और इन्हें तुम रख लो। जिसके बाद अपना यूंगमिन उसके जवाब में थैंक यू कहता है। साथ ही उसके बाद वो बूढ़ा कह रहा होता है, तो क्या आप मेरे ऊपर एक और फेवर करोगे? और वो बताता है कि उसके पोते की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और दिन ब दिन वो भी ज़्यादा घबराता जा रहा है। और वो बोलता है कि मैं उसका मतलब दादाजी हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा पोता कितना ज़्यादा बेकार स्थिति में चल रहा है, इसीलिए तो क्या आप मेरी मदद करोगे? इन सभी की जो जड़ है वो जिनो है, इसलिए हमें इसे स्कूल से बाहर निकाल देना होगा। और क्या आप मेरे इस काम में मदद करोगे उस जिनो को स्कूल से बाहर निकालने के लिए? जिसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर एक गाड़ी की टायर की तरफ दिखाया जाता है। फिर एक बंदा हम देखते हैं, वो अपनी उंगली से चश्मे को गोल गोल घुमा रहा होता है और बोलता है, अच्छा तो ये है। फिर हम देखते हैं कि अपना चीफ सेक्रेटरी डोंगमिन हाई स्कूल पहुंच चुका होता है और उसकी गाड़ी भी वहाँ खड़ी होती है। जिसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। और हाँ गाइस, मैं पहले ही बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो चुका है, मैंने वीडियो नहीं घेरी है, मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैंने आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। साथ ही मैं ऐसे ही चला गया बिना किसी की चीज़ को बताए गए। और शायद कई लोगों को लगा क्या कि मैं इस YouTube को छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, मैं YouTube नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये मेरा एक तरह से हॉबी है और मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। इसी के साथ बाय।